एक बोरी बंद लाश भिंबर नाला से मिली। पहले भी लाशें पैक करके फेंकते हो? लाश फेंक के तो आ गया। उसकी बीवी पर इल्जाम, उसकी बीवी ने ना मार दिया हो। सच बोल दो, मुझे सच उगलवाना आता है। ने उसके मुंह पे टोपी रखी है और मुक्का मारा, ऊपर से साजिद और सजाद ने भी मुक्के मारे हैं। चादर ने वो उसके मुंह पे रखी है, उसका सांस रुक गया है। डेड बॉडी को तुम लोगों ने कफन दफन के काबिल भी ना छोड़ा, एक ऐसी जगह में फेंक दिया जहाँ पे वो शनाख्त के काबिल ना रही। उसको मैंने एक ऐसे मुक्का मारा है, मैंने कहा बकवास नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं अनीला ज़का। इंसान जब फितरी तौर पर हवस का पुजारी बन जाए तो ना वो इंसान रहता है, ना उस पर इंसानियत बाकी रहती है और ना ही वो माशरती तौर पर इस मुआशरे में रहने के काबिल रहता है। फिर उसे रिश्तों की तमीज़ भूल जाती है, उसे हुकूकुल इबाद भूल जाते हैं, उसे वो सब भूल जाता है जो दीन और इखलाकियात सिखाते हैं। आज का जो वाक़या हम अपने नाज़रीन को दिखाने जा रहे हैं, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज़मीन के तनाज़े पर ना उनकी रिश्तेदारी, ना वो कहीं से बहन भाइयों की लड़ी में शामिल, महज मोहल्लेदार। उन्होंने कैसे बहन भाइयों को लड़ाने के लिए साजिश रची और फिर एक का कत्ल करके बाकियों को फंसाना चाहा। वजह क्या थी? सिर्फ वो थोड़ी सी जमीन, जायदाद, जमीन का लालच इंसान से क्या क्या करवा देता है। आइए आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। क्या नाम है भाई? जी इरफान। तुम्हारा क्या इस सारा किरदार था कत्ल के अंदर? फैक्ट्री काम करता हूँ। अच्छा। ये तो उधर आए हैं तो लाश साथ लेके फेंक के तो बस आ गए। बस लाश फेंक के बस आ गए? मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे तुम कूड़े वाली पोटली फेंकने गए थे किसी कूड़ादान में। जी मैडम, उधर नानिंदा पे ये जो पहले भी लाशें पैक करके फेंकते हो? नहीं हाँ, तो ये सही तरह बताओ ना। ये नानिंदा पे ये जो मौलवी है ना, ये तो इसके साथ जो औरते लड़के, ये उधर मैं सुबह जब 4 बजे गया ना, इन्होंने मेरी उधर से बाहर लेके उधर चले गए थे। बोलते हैं उधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, उधर ही मैं रहा। जब सुबह उधर 4 बजे गया ना कमरे में, ये उधर बैठा था तो मैंने ऐसे बुआ खोला ना तो आगे वो चाचा पड़ा था, उसको मैंने ऐसे किया, वो उधर ही था। तो फिर बाद में जो दूसरे लड़के आए ये उसे उधर बोलते हैं आपको मार देंगे, हम इसको भी मार के ले आए, तुम्हें भी मार देंगे, हमारे साथ चलो। फिर जब मैं सुबह मेरे नैक आए ना, उनको मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने बोला तुम अपना काम करो, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। तो उन्होंने बताया कि मैं एक डेड बॉडी फेंक के आया हूँ। जी हाँ। वो जगह सिलेक्ट किसने की थी कि यहाँ फेंकनी है? जी वो मैंने किया है। जगह कौन सी थी, कहाँ फेंका था? जी वो नानिंदा कचरे की साइड में। कचरे की? जी हाँ, उधर कचरा पड़ा होता है। कहाँ पे? बन में। कितने बजे का टाइम था? जी, कितना बजे था सुबह के? सुबह टाइम के लिए बनाया था। उधर से ये जब मैं उठा ना उस टाइम 4:20 का टाइम। अंधेरे अंधेरे में फेंक? जी हाँ। अच्छा, तो फिर जब जब उधर से निकले ना उस टाइम तकरीबन को 5 का टाइम होगा। 5 बज गए थे? जी हाँ। फिर फेंक के फिर इन्होंने उधर, मैं इधर फैक्ट्री में आ गया, ये फिर चले गए। और आराम से फैक्ट्री में काम करते रहे? जी हाँ, मैं नहीं सुबह जब वो नैक मेरे आए ना, उनको मैंने नाइट बोला। ने नई बात सुनी, तुम पुलिस के पास आए? जी नहीं आया, डरता नहीं आया। फिर मैंने ये बोलते थे जब गाड़ी में आए थे ना, ये बोलते थे किसी ने बोला तो उसको मार दे। तुम अगले दिन सुबह जाके देख के आए वहाँ पे जो फेंकी थी डेड नहीं बॉडी? मैं गई नहीं, मैं फिर अपने काम लग गया। अच्छा, तो फिर पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ गए? वो शाहजी आए थे, ये पहले सारफ अली आया ना, सारफ अली ने फिर मेरा नाम लिया, इसका सबका नाम लिया। तो फिर शाहजी आए तो उन्होंने बोला तुम्हें लेके जाएंगे। तुम मरने वाले को नहीं जानते थे? जी मरने वाले को मैं नहीं जानता, कभी देखा नहीं था? कभी इनके गए नहीं उधर। कत्ल करने वाले कितने लोग थे? जी 5 जाए जी। 5 लोग? जी 5 लोग। कौन कौन? जी एक ये था सारफ अली, इस्ताक था, तो दूसरे का एक चाचा उसको बोलते थे। एक वो था, तो 2 एक मेरे जिड़ा लड़का था, उसको नहीं जानते जी। एक नानंदा पे था, मानी था, ये वाला मानी। अच्छा, जी 5 लड़के थे। नाज़रीन, अभी तक एक मुलजिम से बात की, 2 बाकी हैं। इससे पहले कि मैं इनसे पूछूं और ये दिल दहला देने वाले इंकशाफात करें, हम डीपीओ गुजरात से बात करते हैं और जानते हैं कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो की उसमें हकाइक क्या सामने आए। जो ये कह रहा है 5 लोग, क्या वाकई 5 थे या इन लोगों का जो प्लान था वो कुछ और था और कर ही कुछ और बैठे।
उमर साहब, एक के बाद एक ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किया आपने जब गुजरात में आपकी तैनाती हुई। अब ये भी एक ब्लाइंड मर्डर है जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेस किया और मुल्ज़िमान अरेस्ट भी हो गए हैं। ये कब पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, इनका सुराग कैसे मिला? क्योंकि ब्लाइंड मर्डर जब कोई करके भागता है तो वो सोचता है मैंने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। इसमें ऐसे ही हुआ जी, पहले ये जो मकतूल है शफीक, इसके भाई ने हमें 1 नवंबर को हमें ये इतला दी कि उसका भाई जो है वो मवेशी चराने गया और वापस नहीं आया अपने डेरे के ऊपर। तो यानी मवेशी भी चोरी हो गए और उसके बाद इसका भाई भी गायब है। अच्छा, मवेशी तो पुलिस ने उस दिन बरामद कर लिए, वो आसपास ही कहीं से मिल गए। हाँ, वो पुलिस ने जब वो ट्रैकिंग की तो वहाँ से मिल गए। और इसका भाई फिर ये कुछ दिन पहले मेरे पास ये यहाँ पे खुली कचहरी के अंदर भी आया कि जी वो हमारे जो मवेशी तो मिल गए थे लेकिन हमारा भाई गायब है। और इसी दौरान 8 नवंबर को हमें एक बोरीबंद लाश भिम्बर नाला से मिली। अच्छा। जो कि बिल्कुल गलसट गई थी, वो अनआइडेंटिफाई यानी वो आइडेंटिफाइबल भी नहीं थी। अच्छा। उसके हमने डीएनए वगैरह, फोरेंसिक टीम्स वगैरह, पीएफएसए की टीम हमने उस पर मंगवाई, टीम मैंने बनाई। तो हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये जो है किसकी लाश है, बिल्कुल भी। उसके सैंपल्स वगैरह हमने भेजे। ठीक है। इसी दौरान जो है जो पहले जो अगवा वाला मामला था, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने चेक किया कि कौन से बंदे हैं जो कि अभी तक अगवा है जिनका नहीं मिला। तो टीम जो है इस पे काम कर रही थी। मैं भी इस पे बड़ा सेंसिटिव हो गया कि जी बंदा अभी तक क्यों नहीं मिला और ये सारी चीज़ें। तो उस पे फिर हमने कुछ जो मोबाइल डाटा है पूरे गांव का जियो फेंसिंग भी हमने कराई। इसके अलावा और भी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी मदद से भी। अच्छा, काफी टेक्निकल था। एक इनका मुलाजिम जो था, इसका कज़न सारब है, उसका एक मुलाजिम था, वो इस दौरान अपने गांव से गायब हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, पुलिस का शक जो है उस पर ज़्यादा गहरा हो गया। मुझसे डीएसपी ने बात की कि सर ये हम इसको अगर उठाएं तो तफ्तीश करें। तो मैंने कहा जी बिल्कुल जी, आप इसकी तफ्तीश करें। पुलिस ने उसको पकड़ा, जब मुलाजिम को जी उस मुलाजिम को जब पकड़ा, पुलिस ने उसको इंटेरोगेट किया तो उसने बताया कि हमने मवेशी चोरी किए थे। अच्छा। इसका कज़न एक इन्वॉल्व था उसके अंदर, सारब, उसका रिश्तेदार है करीबी। तो इसको पता चल गया था, इसने देख लिया। फिर हमने इसको मारने का प्रोग्राम बनाया। फिर उन्होंने क्या किया कि एक डेरे पे ले जाके इसको गले में फंदा डाल के इसको मार दिया, उन्होंने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इसकी लाश को बोरी में बंद किया। फिर उन्होंने एक कार हायर की, उस कार के ऊपर इन्होंने फिर उस लाश को फेंका उस जगह पे भिम्बर नाला जहाँ से 8 तारीख को ये लाश मिली। तो कितनी देर पहले ये कत्ल हुआ और लाश कितनी देर पहले फेंकी गई? 8 दिन बाद जी। 8 दिन। हाँ, क्योंकि अगवा का जो पर्चा है वो 1 को हुआ है और 8 तारीख को हमें ये लाश मिली 8 दिन बाद। हाँ जी। अच्छा। और ये जो मुल्जिमान पुलिस के सामने आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, ये कितने अरसे बाद ट्रेस आउट हो रहे हैं? ये हुए हैं तकरीबन कोई 8 तारीख के 1 हफ्ते बाद, कोई 15, 16, 17, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर। और इस दौरान पुलिस को उन कजन्स वगैरह पे शक हुआ या वो इतने शातिर तरीके से करते रहे? नहीं, उस कोई ऐसा शक नहीं था उनके ऊपर। अच्छा। और सामने भी नहीं आए इस दौरान वो? नहीं, इस दौरान नहीं। वो जब वो मुलाजिम जो पकड़ा गया तो वो ब्रेक जब हुआ तो उससे फिर ये बात आगे चली। अच्छा। तो हम तो फिर इस दौरान जब वो लाश मिली तो हमने एक 302 का पर्चा अलहदा भी दे दिया था। अच्छा, यानी नामालूम लाश है, उसका कत्ल का एक पर्चा हमने अलहदा दिया। तो फिर उस पर्चे को हमने ख़त्म करके जो पहला 365 का अगवा का पर्चा हुआ उसी के अंदर हमने फिर 302 को ऐड किया, कत्ल की दफात को ऐड किया। इन सबको हमने पकड़ा, फिर उन्होंने कन्फेस किया। कितने मुल्जिम अरेस्ट हुए? 3 इसमें मुल्जिमान अरेस्ट हैं। दो फैमिली रिलेशन से? जी डेफिनेटली। एक 2 उनके मुलाजिम है और एक तो जैसे मैंने बताया करीबी रिश्तेदार है। अच्छा। और वो कार भी हमने बरामद कर ली, वो जिससे फंदा उन्होंने दिया, वो जो कपड़ा था जो आला कत्ल आप इसको कह लें, वो भी पुलिस ने बरामद किया। बड़ा अच्छा काम किया इसमें डीएसपी लाला मूसा और ये जो एसएचओ सदर लाला मूसा है, उन लोगों ने बड़ा अच्छा इस पे काम किया। मैंने उनको 10,000 रुपये नकद इनाम और इसके अलावा सीसी थर्ड जो है वो भी मैंने उनको दिया। मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस नेक नीति से मेहनत करे तो ज़रूर अल्लाह की ज़ात मदद करती है। कत्ल नहीं छुपता? बिल्कुल नहीं छुपता जी। ये मेरे अपनी फील्ड का ही अभी तक का तजर्बा है, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमने उन तमाम इलाकों का भी डाटा इकट्ठा किया जहाँ से हमें लाश मिली। फिर हमने वो तमाम कैमरा, उस रास्ते पे सिर्फ एक कैमरा एक करीबी चल रहा था, वहाँ से भी हमें क्लू नहीं मिल रहा था। हमने पूरे इलाके के कैमराज को, CCTV कैमराज को चेक किया। हमने तमाम यानी 2 दिन हमने मुसलसल सिर्फ ये चेक करते रहे ये लाश यहाँ पे कौन फेंक के गया है, यानी किस तरह से ये लाश यहाँ तक पहुँची है। ये तो अंदाज़ा बाद में जब वो खुली कचहरी में मेरे पास आए और मुझे जब पता चला कि जी वो बंदा जो है वो मवेशी जब चोरी हुए तो उनके साथ एक बंदा भी था, वो तो आया नहीं। हमारा ये ख्याल था शायद वो खुद ना घर से चला गया हो, खुद ना इस तरह का मामला, जो इनिशियल पुलिस की थॉट्स थी। लेकिन बाद में ये जो है ये मर्डर जो उसका बड़ा एक अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल उमर साहब, आपने बहुत अच्छा आपकी जो वज़ीर निगरानी टीम थी, आपके DSP साहब से ये जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उसको जितना सराहा जाए कम है। अक्सर लोगों का गिला शिकवा हमने सुना है कि पुलिस काम नहीं करती
ही है, जो पैसे देता है उसके काम। लेकिन ये मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए मिसाल है जो लोग सिर्फ इल्जाम लगाते हैं। पुलिस काम भी करती है, और जिस तरह से ब्लाइंड मर्डर ट्रेस हुआ, मैं नहीं समझती किस तरह के लोग इल्जाम लगाते हैं उन्होंने कोई मुआवनत की होगी। अपनी नेक नियति से टीपीओ गुजरात ने काम किया और ये ब्लाइंड मर्डर भी ट्रेस हो गया। पीछे भी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ उमर साहब के साथ, वो भी ब्लाइंड मर्डर थे और उनको भी ट्रेस किया गया। इस केस में कैसे कैसे फैक्ट फाइंडिंग्स पुलिस ने ढूंढी, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे काम किया गया, आइए दिखाते हैं। उसकी बीवी पर इल्जाम, उसकी बीवी ने ना मार दिया हो। सच बोल दो, मुझे सच उगलवाना आता है। ने उसके मुंह पे टोपी रखी है और मुक्का मारा ऊपर से। साजिद और सजाद ने भी मुक्के मारे हैं। चादर ने वो उसके मुंह पे रखी है, उसका सांस रुक गया है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। जो कत्ल हो गए वो आपके क्या लगते थे? शोर। आपके खामद थे? जी हाँ। ये मासूम बेटियां आपकी हैं? जी हाँ। आपके शौहर आपको खुश रखते थे? जी हाँ, ठीक खुश रख दे आए। उस दिन आप यहाँ मौजूद थी जिस दिन ये वाकया हुआ? नहीं, मैं कौन नहीं आई। आप कहाँ थी? पेके। लेके गई हुई थी? जी हाँ। आपको कैसे पता चला? हैं? मैं दूजे दाड़े आई है तो पता लग गया। क्या पता चला था आपको? वह जदरे चढ़े जाके लाई आए अच्छा। ते गुआंढना मेरे दूध लैन गईयां तो उन्होंने आके आख्या वे सवेरे सानू दूध को नहीं लभ्या ते तां मैनू पता लग गया। निक्किया निक्किया मेरियां धियां ने, मैं मालदारी वाला बंदा आ मेरा ते दुख तो बड़ा ना मेरा कमावन वाला है ना मेरा कोई करन वाला है, तो सामने ना कोई मेरा पुत्र है। दो बेटियां आपकी? जी हाँ, दो बेटियां। आप भाई हैं जी मकतूल के? जिस दिन ये वकूआ हुआ आप यहाँ मौजूद थे? नहीं, मैंने दूसरे दिन पता लगा कि मैं उधर जमीन दर कर रहा थी। अच्छा। उधर से आया ना ते ये कहने ने कि टेलीफोन मेरे को पास किया ना कि शवीक घर में नहीं है अभी, ते उधर बाहर जमीन पर तो नहीं है अभी। जमीन पर मैंने देखा तो उधर भी नहीं था। इधर कार आया तो इधर कार देखा कि भैंस भी नहीं है अभी पास, एक बछड़ी भी नहीं है अभी। आले दुआले पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं इधर नहीं है अभी। इधर जड़ा वो लड़का था ना सारब नाम का, वो क्या लगता है आप लोगों का? वो गुआंढी है, हमसाया है। या उसके चाचू को पूछा तो उसके चाचू ने यही जवाब दिया कि तुम्हारे कार में ही है, वो तो मारा गया है, उसकी लाश ही ढूंढनी पड़ेगी। ये उन्होंने कहा इसका कोई इलम जेड़ा तुहाडे घरों ही निकलना है, तुसी इंज करो कि बड़े भाई ते पर्चा दे ले। बड़े भाई कौन? बड़े भाई है। अच्छा, उन पे पर्चा दे लो। अच्छा। लोरू बुला के ना तो उधर पर्चा होनी गाड़ी लेकर निकालने हैं, पर्चा देते हैं। उधर से जिस वक्त मैं आया ना तो ये आके दरखास्त दे आया, अपने तौर पर ढूंढा रहा, गावें भी मिल गई तो बछड़ी भी मिल गई। फिर दूसरे दिन कहना कि वो तू ना बहन को बुला लिया, तो बहन को बुला के अपने पर पर्चा दे। के बाद सारब का पता चल गया कि सारब इस सारे गेम का मास्टर है, तो सारब ने ये काम किया है। तो सारब की बात जरा कि आस्ता आस्ता पीछा हो गए कि बच्चा तो साडा बिच है। तो इसको सारी प्लेनिंग का पता था मदर को, और इनके घर वालों को भी सारा पता कि साडा जरा कि सारब इसको उठा के ले गए है, उसने मार दिया है। उसके बाद 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद आज लाश में मिली है। बहुत हस्ता हालत उस मैयत की है, इन्नी हस्ता हालत है, आप चेहरा भी नहीं देख सकते? चेहरा भी शनाख्त के काबिल ही नहीं थी। आखिरी दफा कोई अपने बहन भाई का चेहरा ना देख सके तो सारी जिंदगी गम तड़पा देता है। ठीक है, आप भी भाई हैं, आप सबसे बड़े भाई हैं। आपके हमसाये जो शामिल थे इस कत्ल में, वो क्यों आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? आप लोगों के आपस में कोई रंजिश थी? ये इसलिए करते थे कि ये भाई आपस में लड़ेंगे, इनका भाई एक मार देते हैं, दोबारा इनकी जमीन भी हम ले लेंगे। वो हमसे तगड़े हैं, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। वो कहते थे कि जमीन भी ये ले, इनसे भाइयों से ले लेंगे, इनको जेल में डला देंगे, हम जमीन भी ले लेंगे, मकान भी ले लेंगे, सारा कुछ हम ले लेंगे, इनको इधर से फारिग कर देंगे। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे हुआ? यहाँ पे? ये इधर ही हमारा भाई था, इधर इसी जगह, इसी सहन में? इसी सहन में। अच्छा। इधर से ही वो उसका एक गाय एक बछड़ी वो उठाई है, लेके गए, उसको भी इधर से ही उठाया।
कोई लड़ाई हुई थी आपके भाई की उनके साथ उस दिन? किसी किस्म की लड़ाई नहीं हुई, किसी किस्म की बोलचाल नहीं इसमें हुई। कोई रिश्तेदार भी शामिल था आपका? कोई रिश्तेदार हमारा नहीं शामिल। अच्छा, फिर आपके भाई को जब लेके गए और आपको अगवा का पता लगा कि आपका भाई गुम गया, गया आप वो। लोगों को ये नहीं था कि वो अब दुनिया में नहीं है? नहीं। तो जब ये कह रहे थे कि वो दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं, तुम लोगों को कैसे पता? ये रोजाना कुछ कभी किसी को कहते थे, कभी भाई को मदई बना लो, कभी बहन को बना लो, हम उसकी मैयत तलाश करेंगे। कभी उसने ये नहीं कहा था कि जिंदा तलाश करेंगे, जब भी कहते थे मैयत तलाश कर लेंगे। ये भाई पर पर्चा दे दो, फौजी पर दे दो, ये छोटे भाई पर दे दो, बहन पर दे दो, कभी किसी का इल्जाम, कभी किसी का इल्जाम, कभी उसकी बीवी पर इल्जाम, उसकी बीवी ने ना मार दिया हो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरा मुतालबा है कि मैं गरीब आदमी हूं, कोई मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे भाई का जो है ये कत्ल हुआ है, ये नाजायज हुआ है, सरासर गलत हुआ है। इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा जी। यानी कि पुलिस वालों ने, ड्यूटी साहब ने, डीपीओ साहब ने, पुलिस वाले जितने भी मुलाजमीन हैं, इन सब ने अच्छा तामन मेरे साथ किया है। ये ना तामन करते तो मेरे ये मुजरिम भाग रहे थे, बाहर जा रहे थे, दाएं बाएं जा रहे थे। और नाज़रीन, मैं अपनी नाज़रीन के लिए खास ये शाह जी जो हैं, इन्होंने मेरे जी, साथ अच्छा, बिल्कुल। अल्लाह ताला इनको ज्यादा ऊपर से ऊपर लेके जाए, इन्होंने मेरे साथ अच्छा तामन किया है। नाज़रीन, आपने डीपीओ की गुफ्तगू सुनी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या रुख तस्वीर का सामने लाई। उसके बाद आपने उस फैमिली की बात भी सुनी जिनका प्यारा उनसे बिछड़ गया। इस मुल्ज़िम का इंकशाफ भी सुना जिसने डेड बॉडी को आखिरी वक्त तक ठिकाने लगाया। अब मैं उस मुल्ज़िम की जानिब चलूंगी जो आम फहम में मैं कहूँ कि घर का भेदी लंका ढाए, उनका मोहल्लेदार, उनके घर का भेदी इस सारे कत्ल में मेन किरदार इसका, चूंकि ये हमसाया था, इसकी नजर थी उस प्रॉपर्टी पे, जो भी मुद्दे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पे, हमारे माल मवेशी पे इसकी नजर थी। ये है वो शख्स, इससे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? सारब अली। सारब अली, कहाँ रहते हो? मुगलियन वाले। उनके घर से कितना फासला है? तकरीबन थोड़ा ही फासला है, साथ। कितना? एक दीवार का, दो घरों का, एक 2-3 किले का फासला है। 2-3 किले का फासला। जी। क्या मुसीबत आ गई थी कि उनके घर चले गए और फिर लड़ाई झगड़ा भी कर लिया और फिर मार भी दिया? इसमें ये जो दोस्त थे मेरे साथ, साजिद, सजाद, अदनान और इश्तियाक उर्फ मानी, ये उधर गाय की बात हो रही थी, उधर साथ गए थे। मामला था क्या? गाय वो खरीद चुका था तुमसे? गाय तुम लोगों की थी, जानवर तुम लोगों के थे? क्या बात है, मुझे समझ ही नहीं आ रही ना, तो आवाम को कहाँ समझ आएगी? सच बोल दो, मुझे सच उगलवाना आता है। जब उधर लड़ाई हुई है, इन्होंने मुक्के मारे हैं शफीक के, उसकी उधर डेथ हो गई थी। तकरीबन 4-5 मुक्के लगे हैं उसके साथ में। तुम्हारा मोहल्लेदार था, जब ये सब इंसिडेंट हो गया था, हॉस्पिटल ले आते कि क्या पता ऑक्सीजन लगाए तो वो सही हो जाए, वेंटिलेटर पे डाले वो सही हो जाए। सच उगलना शुरू करो। जब उधर हमारी लड़ाई हुई थी, तब जो है ये इश्तियाक, इसने उसके मुंह पे टोपी रखी है और मुक्का मारा, ऊपर से साजिद और सजाद ने भी मुक्के मारे हैं उसके सर में। और उधर चादर थी पास मेरे, मैंने वो उसके मुंह पे रखी है, फिर जिसकी वजह से उसका सांस जो है वो रुक गया। तो ये नहीं पता वो उसकी डेथ हो गई थी या बेहोश हो गया था। उधर से फिर मैं बाहर आया हूँ, बाहर आके गाड़ी जो है वो रिवर्स की है, तो ये इतनी देर में लाश लेके आए हैं, डिक्की खोल के डिक्की में लाश रखी है। कंफर्म हो गया था कि वो तब तक मर चुका है? ये सही कंफर्म नहीं था, यानी कि उधर उसकी सांस नहीं थी आ रही। अच्छा, हमने उसको डिक्की में डाल दिया। मार तो लिया ही था, तो डिग्गी में डाल के उसे कहीं और फेंकने की क्या जरूरत थी? वहीं छोड़ देते। वहीं पे अगर छोड़ देता, सारे गांव वाले जानते हैं कि सारब अली इधर आके डेरे पे बैठा हुआ है, इसलिए मैंने कहा पता ना चल जाए। तो ये नहीं सोचा कि सारब अली यहाँ आया था, लोग कहेंगे वो अगवा करके ले गया? नहीं, बस डर गए थे हम, इसलिए लाश जो है वो फेंक दी थी कि ताकि किसी को पता ना चले। किस बात से डर गए थे? मारते हुए तो डरे नहीं थे, खुद के पकड़े जाने से डर गए थे हैं? जी। इंतहाई सफाकियत से कत्ल किया, फिर उसकी फैमिली का ज़हन क्यों डाइवर्ट करते रहे? जवेद से बात हुई थी जो दुबई में है, उसने मुझसे पूछा था मेरा भाई जो है वो गुम हो गया, उसको ढूंढो साथ हो के, ये वो। ढूंढते रहे? फिर नहीं ढूंढा। क्या कहा उसे? मैंने कहा मैं दूर हूँ कहीं, इसलिए नहीं मैं आ सकता। फिर वापस आके जानवरों का क्या किया? वो मैं साथ नहीं था आया। कौन आया था? वो इश्तियाक और सजाद गए थे। फिर तुमने क्या किया वापस आके वहां से?
वहाँ से वापस आके जब हमने लाश फेंक दी तब मैं चला गया था डेरे पे। फिर जो है इश्तियाक और सजाद गए थे, ये फिर जानवर लेके आए थे। आपस में फोन पे राब्ते में रहे थे? उससे 2-3 दिन बाद इसने कॉल की थी किधर हो। थोड़ी देर बात हुई है, मैंने इसको नहीं बताया मैं किधर हूँ। मैं फिर 3-4 तारीख को मैं फैसलाबाद चला गया था। अरेस्ट फिर कितने दिनों बाद हो गए? अरेस्ट तकरीबन 19-20 तारीख को हो गया था। और वकुआ? वकूवा 30-31 का था। नाज़रीन, मेन किरदार अदा जिस शख्स ने किया, जो दिखने में कुछ है, शक्ल से कुछ है, और किरदार अगर सुने तो ये कुछ है। इससे पहले कि मैं इसकी जुबान से आप लोगों को सब कुछ सुनवाऊं, या एक ब्रेक लेंगे, शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मैं बताऊंगी आपको कि इसने क्या किरदार अदा किया। डेड बॉडी को तुम लोगों ने कफन दफन के काबिल भी ना छोड़ा, एक ऐसी जगह में फेंक दिया जहाँ पे वो शिनाख्त के काबिल ना रही। उसको मैंने एक ऐसे मुक्का मारा है, मैंने कहा बकवास नहीं करना। सैयद साहब, आपने तो सारी स्टोरी कवर की होगी, हकायक क्या थे, सामने क्या आई चीज़? जी बिल्कुल, ये एक ब्लाइंड मर्डर था और मरने वाले के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। पहले तो इसका अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया, तो जब नहीं मिला उस दौरान जो है पुलिस को एक डेड बॉडी मिली जो कि नाकाबिले शनाख्त थी, उसका एक अलहदा मुकदमा दर्ज हुआ 302 का। तो बाद में जब ये लोग इनसे जानवर खरीदने के लिए आए थे, यहीं पर इनकी तलख कलामी हुई है। यहाँ से इसको उठा के ले गए, फिर पहले यहाँ पे मारते रहे, फिर वहां जाके मारे, कत्ल करके तो बोरी में बंद करके उन्होंने फेंक दिया। कानून के हाथ हम सुनते तो हैं लंबे होते हैं, आज हमने देख भी लिया है कि किस तरह से 2 मुकदमा दर्ज होते हैं। एक पुलिस की मुद्दत में पहला ब्लाइंड एक डेड बॉडी मिलती है, उसकी शिनाख्त नहीं होती है और वो मसक हो चुकी होती है, पुलिस उसके कातिल ढूंढ रही होती है, के साथ ही अगवा का एक पर्चा दर्ज होता है, और जब मैच किया जाता है चीज़ों को तो पता चलता है कि वो इन्हीं का भाई था जो अब दुनिया में नहीं रहा। आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन डीपीओ की गुफ्तगू सुनी, आपने पहले मुल्जिम की गुफ्तगू सुनी, दूसरे मुल्जिम की गुफ्तगू सुनी, मुदई फैमिली जिनका अपना उनसे बिछड़ गया, वो मासूम बच्चियां, वो नन्ही कलियां जिनका बाप इन सफाकों ने छीन लिया, उनकी आहें सिसकियां सुनी। यहां से हमारी सहाफती आंख, हमारे नुमाइंदे की गुफ्तगू, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा, वो आपने सुना। अब ये शख्स जो मास्टरमाइंड था, जो चोर, डकैत, कातिल और न जाने कौन कौन से टाइटल ये अपने साथ जोड़ चुका है, इससे जानते हैं कि इसने मरकजी किरदार जब वहां पर अदा किया तो इसकी ऐसी कौन सी रंजिश थी, ये क्या चाहता था, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, ये बात ये अपनी जुबान से ही बताएगा। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम इश्तियाक हुसैन उर्फ मानी। उर्फ मानी, अच्छा। गैंग वैंग बनाया हुआ कोई? नहीं। आदि चोर मुजरिम हो? नहीं, चोर वगैरह नहीं हूँ मैं। सारा बली और साजिद। नहीं, चोर नहीं है तो क्या हो? पहला पर्चा किस चीज का हुआ तुम पे? पहला पर्चा अगवा का दिया था। यानी कि तुम आदि मुजरिम हो। आगे आ जाओ। इस सारे खेल में तुम्हारा ये किरदार अदा करने का मकसद क्या था? मेरा कोई मकसद नहीं था। साजिद आया है और उसने इसको कहा कि उधर गाय बिक रही है तो चलो वो हमें ले देना और तुम्हारे महल्लेदार ज़रा रियात हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे हमारे पास पैसा नहीं है तो हम चलो उसे लेके गाय हम बेच के तो कुछ हमें भी मुनाफा हो जाएगा, उसको भी हो जाएगा। तो ये आए हैं मेरे पास, इन्होंने कहा चलो आओ चलते हैं, हमारे पिंड चाचा है उससे गाय लेकर आनी है। तो उसमें गाड़ी में साजिद, सजाद और अदनान और ये सारा बली थे, तो मैं अभी बैठ गया इनके साथ। चले गए हम इनके मोहल्ले में, पिंड में। उधर गए, वो चाचा आया है, उनसे बात वगैरह की है तो वो 80,000 मांग रहा था।
हमने 50-55-60 पे आए हैं। हमने कहा चाचा, फिर उसने कहा, उसको कहा कि पैसे जो है हम बाद में आपको, ये सारा बली जामनी है तो हम आपको बेचती जो है ना आपको ला देंगे, अगर अच्छे दाम में मिल गया तो फिर हम आपको अच्छे पैसे दे देंगे। क्या कर्जा लेना था उससे? नहीं। तो फिर उसकी चीज थी, उसको पैसे देके चीज लेते, तुम लोग चीज भी उसकी है, तुम लोग इतना सारे मिलके लोग उसे चीज छीन भी रहे हो और पैसे भी उसे कब दे रहे हो जो वो चीज आगे बिक जाएगी। वाह, जंगल का कानून है यहाँ पे। नहीं, वो सुबह ही बिक जानी थी कि क्यों? बंदे वगैरह थे तो सुबह ही तो वो डायरेक्ट बंदे ही ले आते, वो खरीद लेते। तो हमने कहा हम भी मुनाफा बीच में से चलो ले अच्छा लेंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो कोई 4 पैसे लेके गए होगे ना उसके हाथ पे रखने के लिए एडवांस के तौर पे? नहीं। क्यों अदनान साहब, जेब में पैसे ना हो तो किसी से कोई चीज खरीदी जा सकती है जाके? ये तो एक नामुमकिन सी बात है कि प्री प्लान करके गए थे, उसे किल करने के लिए गए थे, मर्डर करने के लिए, और प्लस उसका जो गाय भैंस वगैरह थी उसे इन्होंने बाद में चोरी करना था जो है ना, और जो कि उन्होंने की बाद में, जो इन्होंने अपना जो प्लान था उसे सच साबित किया। आज आपके सामने खड़े हैं मुजरिम की शक्ल में। हाँ, क्यों भाई? जी, मैं तो नहीं गई थी वहाँ। हम गए तो वो फिर उसने कहा कि उसने गाली दे के कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ तो ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ सौदा ਕਰਨ आ गए हो। तो क्या आ जाते? नहीं, फिर वो फिर और बात हो रही थी क्या कि भाई नहीं दे रहा था चाचा, गालियां दे रहा था, 2 गालियां देके निकल आते, बात खत्म। फिर मैं टोपी उतारा और उसके मुंह पे रख दी। जी, मैंने उसको ऐसे किया कि मुंह बंद करो। फिर वो उसको मैंने एक ऐसे मुक्का मारा है, मैंने कहा बकवास नहीं करना। हम उठने लगे थे तो फिर इतने में उसने, साजिद और सजाद ने उसको 2-3 मुक्के मारे हैं। ये फिर सारा बली ने उसके मुंह पे चादर दे दी है। फिर हम गाय लेके आ गए। फिर वो गाय लेके आ गए? जी। तुम लोग गाय लेके वहां से चले गए थे? जी। अच्छा, फिर साजिद और वो अदनान था, उन्होंने उठा के गाड़ी में रखा है और मैं और सजाद गाय लेकर आ गए। दो दिन बाद तुमने उसको फोन किस लिए किया? जी, वो गाय बेचने के लिए। गाय बेचने के लिए, हिस्सा देने के लिए? गाय बेचने के लिए। तो तुम्हारे पास तो सुबह पार्टी थी, वो बिकी क्यों नहीं सुबह तक? वो पार्टी वो दूसरे के पास थी, साजिद के तो पास। 2 दिन क्यों लगाए फिर? वो ही नहीं आया। यानी कि तुमने सब जो अभी तक मुझे सुनाई है कहानी, ये बकवास थी। तुम लोग गए उसे मारने थे, नहीं प्री प्लान गए थे, और तुम जिस तरह के तुम पे पहले पर्चे हैं, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें याद किया हुआ, इससे साबित होता है कि तुम्हारे कोई इंसानों वाले करतूत नहीं थे। नहीं, पर्चा मेरे पे एक ही है, सिर्फ लड़ाई का। अब 302 का भी है। क्यों अदनान साहब, कितने पर्चे हैं इस पे? जी, ये अपने इलाके में बड़े नोटोरियस समझे जाते हैं। अच्छा। और शराब पीना, फायरिंग करना इनकी आदत में शामिल है। और इलाके में ना एक थ्रेट इनका बना हुआ था, टेरर दिया हुआ था। टेरर दिया हुआ था। दूसरा, इनका जरिया मुआश है कौन नहीं। और आप देखेंगे एक रेंट पे गाड़ी लेके जा रहे हैं जिसका किराया 3 से 3.5 हज़ार पर डे है। और जो गाड़ी ना रेंट पे ली थी, 3 दिन पहले ली थी। इसकी गाड़ी नहीं थी सारे पे? नहीं, इसकी नहीं, रेंट पे गाड़ी ली थी, वो बाहर हमने कब्जे में ली हुई है। और 3 दिन 28 तारीख को उन्होंने गाड़ी ली है, 31 को इंसिडेंट हुआ है। यानी कि 3 दिन उन्होंने प्लानिंग की है। हाँ, इससे पहले भी रेंट पे लेते रहे हैं। और रेंट वाले का तकरीबन इन्होंने पहले भी 55-56 हज़ार रुपये किराया बकाया देना है। और ये इसी तरह की वारदातें करते हैं, तो ये नोटोरियस हैं। क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे इलाके वाले कहेंगे सारे वाले की गाड़ी आ गई तो क्या होगा? गाड़ी रेंट की थी, कोई छोटी फिल्म चला। वो गाड़ी पहले भी 1 महीना मेरे पास रह चुकी है, इसलिए। अच्छा, ये वाली वो जो 55-56 हज़ार रुपया। पहले कितनी वारदातें की है? पहले कोई नहीं की। तो गाड़ी इसलिए रखी थी? गाड़ी वैसे ही आगे पीछे आने जाने के लिए। किधर पीछे आगे? ये वो कारोबार ठप हो रहा था तुम्हारा? नहीं, फिर किस लिए रखी थी? मुहर्रम में ली थी। अच्छा 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 अच्छा। और मुहर्रम से ऑनवर्ड अब तक वापस ही नहीं की थी? वापस कर दी थी। फिर आप क्यों ली थी? क्यों ली थी? 1-2 शादी पे जाना था तब ली थी, और इन्होंने जब मुगली हाल जाना था इसलिए। जब इन्होंने ये गाय लेने आनी थी जी। तब? यानी कि प्लानिंग थी यानी कि पूरी? जिस दिन हम मुगली वाल गए हैं उससे 2 दिन पहले की ली हुई थी। शादी हाँ। पे मैंने जाना था इसलिए ली थी। आगे से इन्होंने बोला है जी जाना है उधर भी, मैंने उधर भी साथ इनको। हाँ, प्लानिंग थी पूरी पूरी? नहीं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं बैठा हुआ था, असल आया मेन साजिद। तुम्हारी प्लानिंग नहीं थी? इसको कहा साजिद ने कि तुम्हारे इलाके में गाय बिकरा लेके दो, ये मुझे ये साथ एक ले। इंसान की जिंदगी की कीमत एक जानवर तुम लोगों ने तयन कर दी। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक हो कि एक गाय के पीछे उस इंसान की जिंदगी ले ली, 2 मासूम बेटियां उसकी,
एक लगभग कोई 2-3 साल की और एक 4-5 साल की। इस उम्र में उन बच्चियों को बाप के साए की शफकत की जरूरत, उन्हें यतीम कर दी वो बच्चियां एक जानवर की खातिर। और फिर तुम वहां से उसको मार के, तुम लोगों के हाथ नहीं कांपे किसी के भी, तुम लोग जानवर लेके चले गए वहां से। और फिर उसकी डेड बॉडी को तुम लोगों ने कफन दफन के काबिल भी ना छोड़ा, एक ऐसी जगह में फेंक दिया जहां पे वो शनाख्त के काबिल ना रही, मसक हो गई। तुम जैसे लोगों को तो जीने का हक ही नहीं है, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्यों किया ये सब तुम लोगों ने? लालच के लिए लेके गए। हमारे भी ज़हन में लालच ही था उस वक्त। नहीं तो क्या पूजना था तुमने गाय मैं को? साथ गया ही नहीं था लेने। जब डेड बॉडी फेंक दी थी मैं डेरे पे चला गया था। बाद में इश्तियाक उर्फ मानी और सजाद गए थे लेने। और तुम्हारे पास पहले भी डेड बॉडीज आती रही है पैकिंग के लिए? जी नहीं, जी नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है नहीं सर। जैसे चिप्स पैक करने का काम करते हैं लोग, इस तरह की तुम पैकिंग मशीन लगाई हुई है कोई? नहीं, मैं तो काम करदा है, मैंने तो पता ही नहीं सी। मैं तो चला सी जंदरे मार के, ठीक है। इन्हें पिछू गड्डी के लैके आए ने ना, उस टाइम मैंने पता लगा। फिर इन्होंने मेरी बांह फाड़ के परा लै गए ने, ठीक है। फिर मैं 4 बजे, मैं सब समझ रही हूँ, इतने तुम मासूम नहीं हो। नाज़रीन, ये 3 सफाक मुल्जिमान हैं, ये 5, अभी 2 अरेस्ट होने बाकी हैं। ये 3 सफाक मुल्जिमान जिन्होंने एक जानवर की कीमत एक इंसान की जिंदगी से ऊपर समझी, एक खानदान को तबाह कर दिया, 2 मासूम बच्चियों को यतीम कर दिया, एक जवान को बेवा कर दिया, एक शख्स को तड़पा तड़पा के मार दिया। मेरी अदालत आलिया से अपील है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि हम भी एक पुरअमन माशरे में जिंदगी गुजार सके। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे बनते हैं, कवानीन बनते हैं, लेकिन ये लोग जब अदालतों में जाकर छूटते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ वीक हो जाती है और ऐसे लोग गैंगस्टर्स बनते हैं। फिर इनकी वजह से टेरर फैलता है और इलाके बदनाम होते हैं। फला इलाके में जनाब रिश्ता नहीं करना, फला इलाका बदनाम है, वहां का वो गैंग मशहूर है। हम अपने पुरअमन पाकिस्तान को इन गैंगस्टर्स के नाम से उन इलाकों को मशहूर नहीं होने दे सकते। इसलिए इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। आज के एपिसोड से मुझे रीला ज़का को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में किसी नई सीख सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।